हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम मेडिएशन चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्र, आज जैसे आपके देखते आ रहे हैं पॉलिटी की आज ये 4th नंबर की क्लास चलेगी। पिछली लास्ट क्लास में आपने तीनों में देखा है बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान का वर्गीकरण, लिखित एवं अलिखित संविधान को देखा है, संविधान और उसका महत्व देखा है, और एक देखा संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। और आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम देखेंगे एकात्मक एवं संघात्मक सरकार क्या होती है। एकात्मक एवं संघात्मक सरकार या एकात्मक एवं संघात्मक संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान की पावर क्या होती है, संघात्मक संविधान की पावर क्या होती है। आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं, क्या समझेंगे, एक पेपर और पेन लेकर आराम से बैठ जाइए और समझने की कोशिश करें। देखिए, एकात्मक लिखते रहिए। एकात्मक, एकात्मक मतलब होता है कि एक ही सरकार हो, है ना। एकात्मक लग रहा है ना, नाम से ही सिद्ध हो रहा है, एकात्मक संविधान या एकात्मक संविधान, सॉरी सरकार, है ना। तो हेडिंग डालिए एकात्मक संविधान, ओके। और फिर नेक्स्ट है ये एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार, एक ही बात होती है। क्लियर, आप इस चीज़ को एक ही मतलब समझें और बहुत अच्छे तरीके से नोट करते रहें। एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार, क्लियर है। नेक्स्ट संघात्मक। संघात्मक क्या होता है, जहां बहुत सारी सरकारें होती हैं, उसकी एक सुप्रीम होती है, जैसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर। संघात्मक संविधान वह संविधान कहलाता है जिसमें राज्य और केंद्र की दोनों की बातें आती हैं, मतलब स्टेट एंड सेंटर है, ठीक है ना। और पॉलिटी में हम राज्य को तो देश ही के नाम, देश को ही संबोधित करते हैं, है ना, राज्य। तो संघात्मक सरकार, ये आप इस चीज़ को समझ लें। क्या समझे, संघात्मक संविधान और संघात्मक सरकार एक ही बात है। एकात्मक सरकार, एकात्मक संविधान, ये भी एक ही बात है। हम इसमें सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण करने पर हम देखेंगे एकात्मक सरकार या संविधान, यूनिटरी टेरिटरी, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप अच्छे से, क्या हेडिंग डालेंगे, एकात्मक सरकार। नेक्स्ट पेज पे आइए, ठीक है, और इसमें हेडिंग डालिएगा एकात्मक, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, एकात्मक संविधान या सरकार, एकात्मक सरकार। हम सबसे पहले देखेंगे एकात्मक सरकार या संविधान, इंग्लिश में अगर कहें तो यूनिटरी गवर्नमेंट, क्लियर, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो एकात्मक संविधान, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले एक विषय सूची कहते हैं ना, एक इंडेक्स तैयार करते हैं, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार की शर्तें क्या होती हैं, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, तो उससे हम एकात्मक सरकार कहेंगे। फिर हम उसका एग्जाम्पल भी लेंगे एक दो, फिर हम उसकी विशेषताएं देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, उसमें लाभ क्या होते हैं एकात्मक सरकार के और हानियां क्या होती हैं। तो यहाँ से आपको कथन और कारण में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पीसीएस, आईएएस में या कोई भी वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं या कथन कारण के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो यहाँ से कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इतने जो हम कंटेंट देंगे एकात्मक में, आपको सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई भी आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आती हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके, आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में, चलिए आइए कलर चेंज करते हैं थोड़ा, फिर चलते हैं ना। तो लिखिए, एक राज्य बराबर एक सरकार। एक राज्य में मतलब एक ही सरकार होनी चाहिए। एक राज्य, राज्य को हमने आपसे पहले बोल दिया कि राज्य व्यवस्था में या कहें तो राजनीति विज्ञान में या अच्छे पॉलिटी में हम एक राज्य अगर कहते हैं तो आप समझने की कोशिश करें कि देश को संबोधित करते हैं। एक राज्य एक सरकार होनी चाहिए, पूरे देश में एक ही सरकार होनी चाहिए, भिन्न भिन्न मतों वाली सरकारें नहीं होनी चाहिए। एकात्मक संविधान या सरकार की ये एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है, सभी शक्तियां, जो सभी शक्तियां होती हैं, पूरी सुप्रीमेसी, सभी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। सभी शक्तियां एक ही सरकार के पास, मतलब उसी सरकार के पास, जो एक सरकार होती है उसी सरकार के पास, उसी सरकार के पास। आप ये अगर नोट करते रहेंगे तो उम्मीद है
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और तैयार करते रहें, पर डे रिवीजन करते रहें। सरकार के पास ही होती है, सभी शक्तियां एक सरकार के पास होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो 4-5 पॉइंट बताएंगे जो कि आपको कहीं कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। नीति निर्माण, नीति या निर्माण, नीति निर्माण लिखते चलें, नीति निर्माण या कानून एवं क्रियान्वयन, एक ही सरकार के पास होती हैं। भैया जब एक ही सरकार होगी तो वही नीतियां बनाएगी, वही कानून बनाएगी और वही उस चीज़ों का लागू करवाएगी, क्रियान्वयन करेगी। क्लियर है ना? एक ही सरकार के पास। एक ही सरकार के पास। अब नेक्स्ट क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य। एकात्मक सरकार में केंद्र व राज्यों के मध्य कोई शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता है, क्योंकि राज्यों में अलग अलग सरकारें होती नहीं है, एक ही सरकार, तो क्या शक्तियों का बंटवारा होगा? कुछ नहीं होगा। तो लिख ले केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा नहीं होता है, बंटवारा नहीं होता है। क्लियर है ना? हम लोगों ने इसमें देखा एकात्मक सरकार में 4.5। अब हम देखेंगे इनके उदाहरण कौन कौन से। तो नेक्स्ट पेज पर आइए, लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहा है ना। तो देखिए उदाहरण क्या है, तो उदाहरण में आप नोट कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटेन की सरकार। क्लियर है ना? ब्रिटेन में एक ही संविधान है, एक ही सरकार है, कोई शक्तियों का बंटवारा नहीं है। और फ्रांस, और एक और एग्जांपल लेते हैं तो जापान, ये एकात्मक संविधान, एकात्मक मतलब सरकार के रूप में है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एकात्मक संविधान है इनमें अनिवार्य क्या नहीं है, संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस या जापान, यहाँ का हो सकता है लिखित, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट में एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में लिखें, संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। क्लियर है ना? बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान कहते हैं और जापान का लिखित है, तो यह अनिवार्य नहीं है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। हम देखने जा रहे हैं विशेषताएं में हम देखेंगे लाभ, एकात्मक संविधान होने का लाभ क्या क्या है और हानियां क्या क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, लाभ, एकात्मक संविधान के लाभ। ठीक है, तो आइए एकात्मक संविधान या सरकार, ठीक है याद रखें, संविधान या सरकार के लाभ, क्या क्या लाभ हैं लाभ देखते हैं हम, बहुत अच्छे इत्मीनान से देखिए। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को, अपने यारों को ये वीडियो शेयर करें। ओके, तो लिखिए लाभ क्या क्या है। निर्णयन तीव्र होता है, जब एक सरकार होगी, जब मालिक एक होता है ना, तो ऐसी जगह क्या होता है, निर्णय जो होता है वो तीव्र होता है। जैसे हमारे घरों में यदि एक ही निर्णय लेने वाले हैं, जैसे फादर कोई निर्णय ले रहे हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है ना, जैसे माँ, जैसे बड़े भाई
या कोई भी XYZ हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तुरंत निर्णय हो जाएगा कि हाँ ये काम होना ही होना है। तो यह होती है एकात्मक संविधान के लाभ, एकात्मक सरकार के लाभ। जिस देश में एक ही सरकार होती है तो वहाँ क्या होता है, तुरंत निर्णय होता, वहाँ टाइम नहीं लगता। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए कहीं से कंपनी आई, अपने भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एकात्मक संविधान नहीं है भारत का, एकात्मक सरकार नहीं, संघात्मक है, तो अपने पहले भारत की बात कर रहे हैं। अमेरिका की यदि कोई कंपनी आ रही है भारत में और अमेरिका की कंपनी ने अप्रूवल लिया है किससे, केंद्र सरकार से। सबसे पहले भारत में जब कोई कंपनी आएगी तो सबसे पहले किसी भी कंट्री की कंपनी अप्रूवल किससे लेगी, केंद्र सरकार से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेगी अप्रूवल। यदि प्राइम मिनिस्टर हाँ कर देगा, जी मेरे यहाँ आप ये कंपनी मतलब खोल सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं इस कंपनी की, फिर जिस राज्य में, भाई इतने राज्य हैं तो इतने किसी राज्य में, जैसे उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जानकारी ज़्यादा हो सकती है ना, क्योंकि मेरे जो यूट्यूबर जो स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के अभी ज़्यादा हैं। तो हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में अगर वो कंपनी ओपनिंग होगी तो फिर क्या होगा, योगी आदित्यनाथ से अप्रूवल लिया जाएगा। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से, फिर चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल लिया, और मान लीजिए चीफ मिनिस्टर से भी अप्रूवल लेने के बाद फिर आया कि किसी एक शहर में खोली जाएगी कंपनी, तो उस शहर में एक IAS अधिकारी होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फिर वहाँ पे सब कुछ देखा जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या जगह है कंपनी खोलने का। समझ में आया। अभी अगर तरोताज़ा एग्जांपल लें तो जैसे आप हैदराबाद के जो वन कट रहे हैं, हैदराबाद में जो मतलब वनों का उन्मूलन हो रहा है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो ये होती है निर्णय तीव्र। यहाँ पे क्या है, संघात्मक में बहुत निर्णय लेट हो रहा है। पहले प्राइम मिनिस्टर से लिया एग्जांपल अप्रूवल, फिर लिया चीफ मिनिस्टर से, फिर जिस शहर में खोल रहे हैं उसके IAS अधिकारी से। और जहाँ एकात्मक सरकार है वहाँ किसी से लेने की जरूरत नहीं है, राजा या प्रधानमंत्री एकदम आदेश देता है कि चलिए करिए काम, वो परसों से काम करना 2-3 दिन से स्टार्ट कर देगा। यहाँ तो 2-3 साल लग जाती है अप्रूवल ही आते आते, है ना। तब तक सरकार चेंज हो जाती है, फिर काम और धीरे हो जाता है। ये काम होता है यहाँ पे, ये थोड़ा ही फायदा होता है, निर्णय तीव्र होता है एकात्मक सरकार। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप, हमें उम्मीद है कि इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि पॉइंट जो भी हम समझा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से समझते रहें। एग्जाम्पल मतलब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। एक सरकार होने के कारण पूरे देश में समान नीतियां लागू होंगी। क्या होंगी, पूरे देश में समान नीति। मैं एक एक पॉइंट को बारीक तरीके से समझाता जाएंगे, सिर्फ आप धैर्य बना के वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। नीति लागू, अब देखिए कैसे। अब हमारा संविधान जो है भारत का, तो न तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है पूरे देश में समान नीतियां लागू होंगी, ये एकात्मक संविधान का है और हमारे भारत में भी ये लागू होता है। तो भारत को तभी तो कहते हैं अर्ध संघात्मक है, ना एकात्मक है ना संघात्मक है ना। पूरे देश में समान नीतियां लागू होंगी। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी नीति लागू की, हमारे में 28-29 स्टेट है, 28 है ना, और प्राइम मिनिस्टर ने कोई नीति लागू की, भाई पश्चिम बंगाल नहीं अपने उस वहाँ लागू कर रहा है, क्या करेंगे, पश्चिम बंगाल लागू नहीं कर रहा है, या कहें तो त्रिपुरा नहीं लागू कर रहा है, वहाँ कोई वो सटीक बैठी नहीं रही चाहिए। और कोई चीज़ एक ऐसी है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये जो अनाज वितरण वाला राशन वाला है, 5 किलो गेहूँ या जो क्या क्या मिलता है, इसमें ये है पूरे देश में ये नीति लागू है नहीं है, तो एकात्मक संविधान का ये एक लक्षण हो गया। क्योंकि ये जो नीति है पूरे देश में प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बोल दिया कि पूरे हर व्यक्ति को मतलब यूनिट के हिसाब से इतना राशन मिलेगा, तो वो नीति सभी राज्यों ने पूरे देश में लागू कर दिया। या कहें तो जो कृषि वाले पैसे मिलते हैं लोगों को, किसान सम्मान निधि मिलती है, वो पूरे देश में लागू है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री की चीज़ें अपने राज्य में लागू नहीं कर रहा है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं उस पर हो पाएगी। क्लियर है ना। तो ये दोनों में पॉइंट आता है, तो इसीलिए कहते हैं भारत ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है। क्लियर है ना। पूरे देश में समान नीति लागू होती है। जहाँ एकात्मक सरकार होती है वो है प्राइम मिनिस्टर, एकात्मक प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जैसे ब्रिटेन का, फ्रांस का या जापान का, वो सिर्फ आदेश देता और वही काम पूरे देश में होने स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होती है। क्यों होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट पर हम 2-2 मिनट जरूर बोलते हुए चलेंगे। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार।
क्यों होती है? मान लीजिए, क्या मानेंगे, आपातकाल की बेहतर सरकार इसलिए होती है क्योंकि वहां पर भी उस सरकार को किसी से पूछना नहीं है कि हमें आपातकाल लगाना है या नहीं लगाना है। और अभी क्या है, जहां एकात्मक संविधान होता है, एक सरकार होती है पूरे देश की, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मतलब केंद्र सरकार ही एकदम ऑर्डर करेगी और यह फॉलो पूरे देश को करना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या है, पहले राज्यपाल उस देश, जैसे किसी राज्य में, अगर आप समझते हैं ना आपातकाल क्यों लगा, कैसे लगाया जाता है, किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल सबसे पहले किसे रिपोर्ट करेगा? राष्ट्रपति को, कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं यह संवैधानिक तरीके से हमारे मतलब राज्य में कार्यभार साफ एकदम सही से नहीं कर रहे हैं। तब उसके बाद राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति सिस्टम को देखेगा और देखने के बाद तब वो राष्ट्रपति मतलब आपातकाल को घोषित करेगा। क्लियर है ना? जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं बहुत 1-2 मिनट में सिर्फ एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना तो बोलने पर अगर आ जाए तो आपातकाल पर अगर वीडियो बनाऊंगा तो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनेंगी आपातकाल में। किस तरीके कौन कौन से आपातकाल होते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्यपालिका के पास शक्तियाँ होती हैं, मतलब विधानसभा के पास या कहें तो सदन के पास, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास बहुत टाइम लग जाता है। तो हम बहुत संक्षेप में देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद आपातकाल को समझाना नहीं है, हमारा मकसद है एकात्मक और संघात्मक को समझाने का। अभी संघात्मक पूरा बचा हुआ है। क्लियर? अब देखेंगे क्या नेक्स्ट पॉइंट है, कम खर्चीली सरकार होती है। ये समझ रहे होंगे आप लोग, सब लोग। कम खर्चीली सरकार क्यों होती है ये बताइए। कम खर्चीली सरकार ये होती है, कम खर्चीली सरकार, पहले लिख लें ये, कम खर्चीली सरकार। भाई खर्च करने वाला व्यक्ति एक ही तो है, मालिक एक है और आदेश देने वाला एक ही है, एक ही खर्च करने वाला है, तो वही सिस्टम बैठ जाता है। और यहीं में एक पॉइंट और ऐड कर लें, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता देखो, अगर आप देखा जाए तो अपने इंडिया में भी तो एकल नागरिकता है, तो इसीलिए तो कहते हैं इंडिया न तो एकात्मक है न संविधान मतलब संघात्मक। हम बहुत तरीके से अच्छे से देखते जाएंगे, बस आप देखते जाएं। एक वीडियो अर्ध संघात्मक पर अलग आएगी, फिर वो आप और अच्छे समझेंगे। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब होता है एकता की भावना, एकता की भावना। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे कैसे आपको ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ये हम पहले कंटेंट टाइम देते हैं, कंटेंट को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कई बार तो हम ये सोचते हैं किस तरीके से आपको ये समझाया जाए, तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। लिखें, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, लिखते जाएं शॉर्ट में ही, में छोटे, अब ये भी समझने की चीज है, छोटे देशों में यह सरकार सफल है। इसका मतलब क्या है? देखो, जिस जगह, जिस देश की क्षेत्रफल छोटा होगा, जिस देश की जनसंख्या कम होगी, एकात्मक सरकार वहां सफल होगी। हमारे भारत जैसे देश में यदि एक सरकार बना दी जाए केंद्र की, तो भैया वो कुछ देख ही नहीं पाएगा क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जनसंख्या तो आप समझ ही रही है कि विश्व में नंबर 1 पे पहुंच चुकी जनसंख्या, तो यहाँ असफल हो जाएगी एकात्मक सरकार। इसलिए एक छोटे छोटे कहते हैं, देखो मेरा फिर अच्छे समझ लीजिए, जैसे बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि एक मतलब प्रधानमंत्री होता है और वो सब तरीके की बहुत चीज़ों को देख लेता है, अपनी निगरानी में रखता है, तो वो वहाँ पे सफल है। जैसे एक मान के चलिए हमारी जॉइंट फैमिली अगर होती है, तो जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, दादा होते हैं, दादा के 2-4-5 भाई होते थे पहले, फिर दादा के बेटा जो हमारे फादर होते थे उनके 2-3 मतलब और हम लोगों के चाचा अंकल जो भी हैं होते थे, फिर दूसरे दादाओं के लड़के होते थे, फिर ये सब हो जाती थी क्या, जॉइंट फैमिली हो जाती थी। और जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है, फिर वहाँ पे क्या होता था, छोटे तरीके से निर्णय लिए जाते, फिर जाते थे एक मेन मालिक के पास, मतलब जो सबके दादाओं के हेड होते थे उनके पास निर्णय जाता कि अब ये क्या सही है, ये होना, तो वो निर्णय लेते थे कि हाँ ये ठीक है ना। अब एकात्मक सरकार कैसी है, जैसे आज हम जॉइंट फैमिली ना होके अलग अलग हो चुके हैं। क्या अलग अलग, कैसे अलग अलग हो गए हैं, हम हमारे माँ बाप
है ना, ये एक दो भाई बहन और, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट हमारे फादर डिसीजन लेने योग्य होते हैं, डायरेक्ट फादर भाई, वहाँ बाबा दादा या और बड़े बाबा बड़े पापा छोटे पापा कोई होता नहीं है, तुरंत एक्शन लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यह कहाँ होता है, छोटे देशों में एकात्मक सरकार सफल है, बड़े देशों में बिल्कुल भी एकात्मक सरकार नहीं है। तो आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे हम इसकी हानियाँ। अब तक क्या देखे, प्रॉफिट देखे कि एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार जिस जगह होती है वहाँ क्या क्या लाभ होते हैं। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं और हेडिंग डालते हैं, हानि क्या क्या होती है एकात्मक संविधान से। क्लियर है ना। देखो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो तुरंत हमें बता देना, ठीक है। आइए हम देखते हैं हानि, एकात्मक संविधान की हानि। ये देखो ये तो निश्चित है, किसी चीज़ की लाभ होगा तो किसी चीज़ में हानि जरूर होगी। अगर लाभ और हानि ना होता तो ये शब्द भी नहीं बने होते, है ना। दिन रात धूप छाया ये सब नहीं अगर हैं तो नहीं बने होते, तो उसका मतलब ही कुछ नहीं होता। तो हानि क्या क्या होती है एकात्मक संविधान में, लिखिए। एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं होती है, मतलब ज़्यादा व्यापक नहीं होगी, ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाएगी तो ज़्यादा विकास नहीं होगा, सीधी बात है। एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं होती है, व्यापक नहीं होती है। सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता। प्रतिनिधित्व का मतलब समझते होंगे, नहीं समझते हो कमेंट करके बताएं। सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्रतिनिधित्व लिख रहे हैं ना आप लोग, जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छी तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देश में सफल नहीं होता है। क्या लिखेंगे, बड़े, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बड़े देश, जनसंख्या एवं विविधता। विविधता का मतलब समझ रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्म हो, भिन्न भिन्न जातियां हो, है ना। विविधता वाले देशों में सफल नहीं होता है, वाले देशों में सफल नहीं होता है। ये सारी है हानि लिख रहे हैं हम, ठीक है। निरंकुशता की संभावना नहीं रहे, निरंकुशता की क्या रहती है, संभावना रहती है। भाई तानाशाही हो जाता है इस जगह पे, क्योंकि वो अकेला ही तो है सब कुछ डिसीजन लेने वाला। तो निरंकुशता की संभावना, ये हो गई आपकी हानि। हमने देख लिया पूर्ण रूप से एकात्मक संविधान। हम देखेंगे अब नेक्स्ट पेज पे संघात्मक संविधान, संघात्मक सरकार। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं और हेडिंग डालते हैं, संघात्मक संविधान या सरकार। जो पूरी वीडियो वॉच करे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कितना आपको समझ में आया। और अगर पूरी वीडियो आप लोग वॉच नहीं करते हैं तो आपको चैनल पर आना ही बेकार है भाई, है ना। हम कोई ये टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सही नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी जानकारी अच्छे दोस्तों तक जाए। क्योंकि जो मैं कंटेंट, ये निश्चित है, ये 100% आप कहीं भी किसी यूट्यूबर से कंटेंट मेरा मिला लेना। मेरा चैनल छोटा जरूर है, सब्सक्राइबर्स कम है, छोटा चैनल है, ठीक है, लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो आपको फ्री में यूट्यूब पे देने वाला नहीं है। क्योंकि बातचीत करने वाले बहुत आते हैं और बड़ी बड़ी मार कर चले जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। कंटेंट को हम 3 दिन में या 2 दिन में बहुत अच्छे से ड्राई करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ये है, बहुत याद से रखिए। तो हेडिंग डालिए संघात्मक संविधान या सरकार। संघात्मक मतलब होता है संग संग चलने वाला, है ना, केंद्र और राज्यों के संग संग चलने वाला। फिर एक हेडिंग दूसरी डालेंगे, संघात्मक संविधान या संघात्मक सरकार। लिख लीजिए, संघात्मक संविधान या सरकार, ये एक ही चीज होती है, ठीक है, या सरकार। अभी 10-15 मिनट और लगेगी, ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सरकार। अब देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। तो संघात्मक में 2 सरकारें होती हैं, तो यहाँ पॉइंट लिख लीजिए। देखो बहुत हम इजी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके पास डिलीवर करने की कोशिश करते रहते कंटेंट को। तो संघात्मक क्या होती है, द्वैध सरकार होती है, उसके नाम से ही पता लग रहा है ना।
तो लिखिए द्वैध सरकार। द्वैध सरकार क्या मतलब होता है? आप तो पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। द्वैध सरकार होती है, और द्वैध सरकार क्या होती है? एक केंद्र सरकार होती है और प्रांतीय सरकार होती है। राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार के नाम से संबोधित करेंगे, केंद्र व प्रांत की सरकार, प्रांत की सरकार। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी में लिखें, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होती है। जो दो सरकार होती हैं, जो द्वैध सरकार होती है, इसमें क्या होता है? एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होती है। अगर एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं बनाएंगे तो सीधी सी बात है, वो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। और यही सिस्टम होता है अपने अपने घरों में भी सहयोग बनाकर ही चलना है हम लोगों को, तभी ज्वाइंट फैमिली या बाप के साथ बेटा रहना संभव हो सकता है। अगर सहयोग नहीं बनाएंगे तो कहीं सहयोग की बहुत जगह जरूरत पड़ती है ना। एक दूसरे सहयोग की भावना अगर है तो आप जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर लेंगे, बहुत सरल तरीके से। तो सहयोग जरूर होना चाहिए। ये हम आप जोर दे के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घर से लेके बाहर तक एक दूसरे में अगर साथ साथ की भावना, सहयोग की भावना अगर है तो मस्त जीवन जीने की व्यवस्थाएं आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र एवं राज्य। लिखो, केंद्र एवं राज्य। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। इस बंटवारा भी जरूरी होता है भाई शक्तियों का, है ना। हम पता ही नहीं लगेगा केंद्र क्या काम करेगी, राज्य क्या काम करेगी। इसी तरीके से हमारे घरों में भी हमारा सबका कार्य पता होना चाहिए। जैसे हमारे फादर क्या करेंगे, उनका क्या कार्य है, और भाइयों का क्या काम है, मदर का क्या काम है, या सिस्टर्स का क्या कार्य, सबका कार्य बटा होना चाहिए। इसी तरीके से केंद्र एवं राज्य में भी अपने अपने कार्य बटे होने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका संविधान लिखित होना चाहिए। जो हमारा संघात्मक है इसमें संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान लिखित होना, ये कथन और कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिखित होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। लेकिन इंडिया का कठोर तो नहीं है ना, कठोर लचीला दोनों है, तो अर्ध संघात्मक में आता है ना। तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, पृथक व स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब अलग और स्वतंत्र न्यायपालिका पे कोई जोर जबरदस्ती किसी की नहीं होनी चाहिए। पृथक व स्वतंत्र सही से लिख लेना, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। संघात्मक सरकारों में संविधान कैसा होना चाहिए? सर्वोच्च होना चाहिए, कोई सर्वोच्च नहीं होना चाहिए। क्या संविधान केवल सर्वोच्च होना चाहिए। सभी चीजें, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, कुछ भी हो, संविधान के अनुरूप चलना चाहिए, सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट लिखिए, उच्च व निम्न दो सदन होते हैं। ऐसी सरकारों में, ऐसे देशों में उच्च व निम्न, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा है ना, इसी तरीके से उच्च व निम्न दो सदन होते हैं। लिख रहे हैं ना आप लोग, निम्न दो सदन होते हैं, इसे कहते हैं हम द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पॉइंट लिखने की जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज हम लेंगे नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या तथा विविधता। बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या तथा विविधता। ठीक है, ये हमने देखा संघात्मक संविधान में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हम देखेंगे लाभ, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो आइए लाभ देख लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले लाभ। और लाभ में लिखिए नंबर 1, एक सेकंड, अब लिखिएगा लाभ में
क्या लिखेंगे लाभ में? तो लिखें नंबर 1, बड़े देशों में कारगर सरकार होती है। बड़े देशों में ये जो संघात्मक होती है बड़े देशों के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे अपने भारत की। बड़े देशों के लिए कारगर, बड़े देशों में कारगर होती है, ठीक है, कारगर साबित हुई है, जैसे भारत की सरकार साबित। अच्छा, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना? जरूर कमेंट करें, बताएं हमें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ज़्यादा व्यापक सरकार अधिक प्रतिनिधित्व करता है। व्यापक अधिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अधिक प्रतिनिधित्व, अधिक देखभाल होती है, अधिक कार्यभार होता है ज़्यादा व्यापक सरकार में। प्रतिनिधित्व का मतलब समझ रहे होंगे, नहीं समझते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। जो क्षेत्रों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक मतलब एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक पोस्ट पद बना रहता है। जैसे कहते हैं, देखो कैसे, एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद बहुत से सांसद होते हैं, सांसद के बाद फिर अलग अलग स्टेटों में सीएम होते हैं, सीएम के बाद अलग अलग स्टेटों में मतलब अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग क्या होती हैं, लोकसभा में सांसद होते हैं, विधानसभा में विधायक होते हैं। तो विधायक क्या होता है, विधायक के पास एक छोटा क्षेत्रफल होता है, वो अच्छे से उस क्षेत्रफल की निगरानी करता है। सांसद होता है, सांसद लोकसभा का अपना सांसद होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर से नीचे तक एक क्रम बना होता है, सीढ़ी दर, जैसे कहते हैं क्रोनोलॉजी क्रम, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से अपने क्षेत्रीय जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, क्षेत्र के लोगों की इच्छाएं होती हैं, वो पूरी करने पर ये लोग काम करते हैं। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। क्लियर? पूरी होती हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट और देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्षेत्रीय सरकारें। क्षेत्रीय सरकार क्या करती हैं? जैसे क्षेत्रीय सरकार यही तो होती हैं, जो सीएम होते हैं, विधायक होती है, क्षेत्रीय सरकार में आते हैं। सांसद क्षेत्रीय सरकार नहीं आती, हमेशा याद रखें। क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्र के अनुसार नीतियां और कानून बनाती हैं, है ना। क्षेत्र के अनुसार लिखते चलें, क्षेत्र के अनुसार नीति का निर्माण करती हैं, नीति का निर्माण करती हैं। भाई देखो, पश्चिम बंगाल है, उसकी कुछ नीतियां अलग हैं, उसका क्षेत्रफल कुछ अलग है, विविधताएं हैं बहुत ज़्यादा। यूपी है, यूपी अलग है ना। इसी तरीके से एमपी, अलग अलग ज्योग्राफी है यहाँ की, अलग अलग मतलब भौगोलिक संरचनाएं, अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ की उस हिसाब से क्या होती हैं कि नीतियाँ निर्माण करती हैं ये राज्य। अब देखते हैं कमियाँ क्या क्या होती हैं, हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो हानियाँ भी देख लें, नेक्स्ट पेज लेते हैं कंप्यूटर से। आइए तो हेडिंग डाल लें, हानि। हानि में फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखें, बहुत इत्मीनान से लिखते रहें, बहुत मज़ा आ रहा होगा। निर्णय विलंब से होता है, ठीक, सही सी बात है। जब बहुत सी सरकारें होंगी तो निर्णय क्या होगा, विलंब से होगा। निर्णय हमने अभी एग्जाम्पल आपको दिया भी था, निर्णय विलंब से होता है, विलंब होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन ऐसी अपने यहाँ तो नहीं है ना, तो इसीलिए तो न संघात्मक है न एकात्मक है। मैं बार बार आपको रिप्लाई करता हूँ। दोहरी नागरिकता, भारत में तो एकल नागरिकता है ना, नागरिकता। तो यह कुछ इसकी विशेषता, भारत में कुछ क्या लिया है, संघात से ले लिया, कुछ एकात्मक से ले लिया, बन गया अर्धसंघात्मक ना। ये किसी का वो नहीं है। एकता की भावना में कमी आती है, एकता की भावना में कमी आती है, एकता की भावना में कमी। यहाँ ये एरो बना दिया मैं, कमी। नेक्स्ट लिख लेते हैं और 2-3 पॉइंट लिखें। केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद ज्यादा होते हैं। क्लियर सी बात है, यह अपने भारत में देख लीजिए, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद ज्यादा होते हैं। विवाद की स्थिति ज्यादा रहती है। वही बात है ना, केंद्र ने कहा तो राज्य मानेगा नहीं मानेगा, उसका मन है। तो न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है इसमें,
सीधी सी बात है, यहाँ क्या करेगी, न्यायपालिका हस्तक्षेप कर देगी। न्यायपालिका मतलब ज्यूडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आपातकाल में समस्या से निपटने में दिक्कतें आती हैं, लिख लीजिए पॉइंट नंबर डाल के, आपात में समस्याओं से निपटने में दिक्कत आती है। तो यह हमने देखा था एकात्मक और संघात्मक। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी भारत में संवैधानिक विकास। हमने 2-4 बार अच्छे से देखे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो संवैधानिक विकास होगी, क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 4 तक हमने बहुत कुछ सीखा और देखा है, ठीक है। और चैनल पर बने रहिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, सेशन मज़ा आया हो, तो इसे क्या करें, लाइक कर दें, कमेंट करके अवश्य बताएं, और कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर है ना? चलिए, धन्यवाद सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।